मॉनसून से पहले ही बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के रामपुर के साथ लगते जगात खाना में बादल फटने से पड़ोसी जिले कुल्लू में भी जोरदार असर देखने को मिला है। बह गए 10 से ज्यादा वाहन, पहाड़ी नाले में आए सैलाब से भीषण तबाही। बेमौसम बारिश के बाद कुदरत के कहर की ये तस्वीरें रामपुर के साथ लगे जगात खाना क्षेत्र से सामने आई। बादल फटने से दो नालों ने विनाशकारी रूप धारण कर लिया। तेज गर्जना और मूसलाधार बारिश के साथ अचानक पानी और मलबे का सैलाब ऐसा आया कि देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पतवार की तरह बहने लगी। हजारों टन मलबा भी बहकर सतलुज नदी के तट तक पहुंचा। पहाड़ी नालों के रौद्र रूप का असर कुल्लू के रिहायशी इलाके में भी देखने को मिला। सड़कें दरिया बन गई, ऐसा लगा मानो बाढ़ आ गया हो। बारिश के बाद तेज हवाओं के कहर से कई पेड़ भी धराशायी हो गए। बादल फटने से नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. रिहायशी इलाके में लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा समेत हिमाचल सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 27 और 28 मई को तेज आंधी, बिजली गिरने और करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के रामपुर में आपदा के बाद प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बादल फटने से रामपुर में भारी तबाही हुई है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लोगों के दिल में दहशत भी फैला था। लोग कमरे से अपने बाहर निकल के चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे। सर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोडों में, और मेरे पीछे आप कलवट देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। कल ये अगर ये कलवट खुला होता तो आम जनता को कितना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। जगात खाना क्षेत्र में बादल फटने के बाद रामपुर के लोगों ने जो कुदरत का कहर देखा उसे ये भूल नहीं सकते। ये तस्वीरें पहाड़ी नाले से पानी उतरने के बाद की हैं। आप देख सकते हैं कि दर्जनों गाड़ियां और नदी नालों के मलबे में दबी पड़ी हैं। इस कार को देखिए, सैलाब के बहाव में ये शहर से कई मीटर दूर चट्टान पर आकर फंस गई। शहर में हर तरफ मलबे और गाद का अंबार लगा है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। ये देखिए कैसे पानी और कीचड़ घरों में इकट्ठा हो गया है। दर्जन भर दुकान और घर आपदा के चपेट में आकर बर्बाद हो गए। लोगों के घरों में रखे सामान भी सैलाब में बह गए। कम से कम 26 गाड़ियां का नुकसान हुआ है, जिसमें 15 गाड़ियां लगभग टोटल लॉस में है और बाकी कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आपदा को लेकर प्रशासन का रवैया हमेशा से लापरवाह रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों ने सरकार से लोगों को उचित मुआवजा देने की अपील की है। तो पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के नैनीताल में नंधौर नदी भी उफान पर है। हल्द्वानी में 1 घंटे की भारी बारिश के बाद हड़कंप मच गया। हल्द्वानी के चोरगलिया में नंधौर नदी का ये विनाशकारी रूप देखिए। नदी का ये हाल महज 1 घंटे की बारिश के बाद हुआ। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और लहरें उफान लेने लगी। तेज बहाव के कारण नदी में उप खनिज से भरा एक डंपर बह गया। देखिए, ट्रक में 12 टन से ज्यादा वजन रहा होगा। बावजूद इसके ये ट्रक सैलाब की चपेट में बह जा रहा है। हालांकि नदी में आए इस बाढ़ से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन नदी में मौजूद दूसरे डंपर चालकों में तेजी दिखाई दिया और वक्त रहते अपनी गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नंधौर नदी में जब बाढ़ आई तो कई लोग किनारे पर मौजूद थे। उन्हीं लोगों ने इस हाहाकारी मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद किया। खनन कार्य में लगे मजदूर की हालत भी भयभीत है। बारिश थमने के बाद जब पानी का बहाव कम हुआ तो मजदूरों ने डूबे हुए डंपरों को बाहर निकाला। हालांकि संकट अब टल चुका है, लेकिन नदी को लेकर प्रशासन का अलर्ट अभी जारी है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। ऐसी सूरत में नंधौर नदी का जलस्तर कभी भी विनाशकारी हो सकता है। फिलहाल इलाके से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और राजधानी दिल्ली में आधी रात को एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। करीब 2 घंटे की तेज आंधी और बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें दिल्ली के धौला कुआं की हैं, जहां बारिश थमने के बाद भी जल भराव से लोग जूझते दिखे। बारिश रुकने के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई और गाड़ियां रेंगती नजर आईं। दिल्ली के सुब्रतो पार्क में आप जहां भी नजर घुमाएं, आपको वाटर लॉगिंग ही देखने को मिलेगी। मुख्य सड़क का ये हाल है तो अंदर की सड़कों के क्या हालात होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दिल्ली के कैंट इलाके में बने इस अंडरपास में इतना ज्यादा पानी भर गया कि गाड़ियां ही पानी में डूब गई। कार का तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही दिखाई दिया, तो वहीं एक बस भी जल भराव में फंसकर खराब हो गई। अगली तस्वीर दिल्ली के मिंटो ब्रिज की है।
जहां जल भराव के चलते पानी में फंसकर कई गाड़ियां खराब हो गई, जिन्हें क्रेन की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। दिल्ली का आईटीओ का मुख्य चौराहा बारिश थमने के बाद भी जल भराव की चपेट में रहा, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। तस्वीरें दिल्ली के अकबर रोड की हैं, जहां आंधी की चपेट में आकर पेड़ टूट गए, जिसकी वजह से सड़कों पर आवाजाही में परेशानी हुई। नगर निगम की टीम को रास्ता साफ करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मॉनसून से पहले की बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया है और लोग प्रशासन को कोसते नजर आए। क्या है दिल्ली के ताजा हालात, दिखाते हैं आपको। तस्वीरें दिल्ली के नानकपुरा अंडरपास की है, जहां वाटर लॉगिंग ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया है। आवाजाही का दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से लोग यहां से गुजरने को मजबूर हैं। 2 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली का ये हाल है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली मानसून की बारिश को झेलने के लिए तैयार है। लोगों का सवाल है, हर बार बारिश के दिनों में दिल्ली वालों को इन परेशानियों से क्यों जूझना पड़ता है। अगर इस सरकार कितना भी कुछ करना चाहे, ये क्लियर नहीं हो सकता। इसके लिए बड़ा एक्शन उठाना पड़ेगा। जैसे कि हर कोई, जैसे ये टनल, इसके नीचे टनल है, ठीक है, तो टनल जो होती है, ये लोग जो बनाते हैं सीवर छोटा छोटा बनाते हैं। इनको चाहिए जो मेन लाइन है उससे जाके कहीं ऐसी जगह जोड़े कि जहाँ पानी ढलान से बन के उतर जाए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये हमेशा भरा रहेगा। दिल्ली में कोई भी सरकार करती नहीं, सब कर्मचारी निकम्मे होते हैं, काम ही नहीं करता कोई। सफाई वाला, कूड़े वाला जो भी आएगा अपने भाग लेगा अपने टाइम से, भाई दिखा देगा चलो जी मैं आ गया, यहाँ पे भाग लेगा। दिल्ली के द्वारका अंडरपास की तस्वीर भी कुछ खास अलग नहीं है। यहाँ भी भारी जलभराव बना हुआ है, जो लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। इधर भारी बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ भी टूट गए हैं। आप देखिए टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। विजय चौक के आसपास के इलाके में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तेज आंधी की वजह से देखिए पेड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सड़क पर किस तरीके से गिर गया। यहाँ पर आप देखिए कि गनीमत है यहाँ पर नीचे कोई वाहन नहीं था, नहीं तो क्षतिग्रस्त हो सकता था। लेकिन जो तेज आंधी, तूफान और बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, वो निश्चित तौर पर देखने को मिला। और दिल्ली में जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं कि पेड़ के हिस्से आंधी की वजह से गिरे। और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है बाकायदा, आप देख सकते हैं कि जो ये प्लास्टिक की फेंसिंग लगाई गई थी, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लगाई गई थी, वो भी आंधी की वजह से किस तरीके से क्षत विक्षत हो गई है चारों तरफ। आप सामने अगर हम यहाँ से कुछ 50 मीटर की दूरी पर देखें तो वहाँ पर भी बीच सड़क पर गिरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में बारिश और तेज़ आंधी की वजह से पेड़ गिरने की घटना सामने आ रही है और उसके अलावा कई जगहों पर जल जमाव की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और दिल्ली के आईटीओ पर देर रात हुई बारिश के बाद घंटों तक पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। देखिए टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की यहीं से एक रिपोर्ट। आधी रात के वक्त अचानक दिल्ली और एनसीआर में मौसम बदला, तेज आंधी आई और उसके साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव हो गया और आप देख सकते हैं कि आईटीओ पे इस वक्त सुबह के समय भी तकरीबन 1 फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। गनीमत इस बात की है कि रविवार का दिन है, सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम है छुट्टी की वजह से, इसलिए इलाकों में जाम तो नहीं लग रहा है। लेकिन कई इलाकों में इसी तरीके से वाटर लॉगिंग देखी जा सकती है, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आधी रात के वक्त आंधी तूफान आएगा और वही हुआ। आंधी तूफान के बाद कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है और कई जगहों पर इसी तरीके से वाटर लॉगिंग भी देखने को मिली है। फिलहाल मौसम विभाग का मानना है कि तापमान में कमी जरूर आई है। जो पिछले काफी दिनों से उमस का माहौल था, जो भीषण गर्मी थी, उससे लोगों को जरूर राहत मिली है। बुधवार को भी इसी तरीके से आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कहीं बारिश तो कहीं बादल फटने की घटनाएं, लेकिन आखिर क्या है गर्म प्रदेश राजस्थान का हाल, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। एक तरफ तो उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं राजस्थान के भी कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन धूल भरी आंधी भी लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई है। राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू,
और जैसलमेर जैसे कई जिलों में तेज धूल भरी आंधी ने शहरों को अपनी आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। काफी धूल भरी आंधियां चल रही हैं और टेम्परेचर भी आज मॉर्निंग में तो काफी डाउन था और ऐसे बिल्कुल धुआं सा दिख रहा है। कुछ बहुत ज्यादा नियर बाई का भी थोड़ा भी डिस्टेंस में दिख नहीं रहा है। आज तो सुबह मॉर्निंग में भी सूरज दिखाई नहीं दे रहा। कोशिश कर रहे हैं निकलने की, लेकिन आंधियों की वजह से वापस से छुप जा रहे हैं। धूल के गुबार से पूरे इलाके में अंधेरा छा गया है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। और वहीं आंधी के साथ बारिश की मार पाकिस्तान पर ऐसी पड़ी कि दर्जनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। पाकिस्तान के एक फ्लाइट हादसे का शिकार होते होते बची भी है। आप देखिए, पूरा विमान हिल रहा है, यात्रियों में हड़कंप मचा है। न जाने क्या होगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से पहले की है, जब पाकिस्तान की एक फ्लाइट FL 842 आंधी तूफान में फंस गया। दरअसल ये हालात तेज आंधी और बारिश की वजह से पैदा हुई, जब कराची से लाहौर जाने वाली एक फ्लाइट के रनवे पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक भयंकर तूफान में फंस गया। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार फ्लाइट FL 842 अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची और रनवे पर उतरने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया कि विमान तेज हवाओं की चपेट में आ गया है। तुरंत पायलट को लैंडिंग रोकने और कराची लौटने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद आपदा टल गई। लेकिन इस बीच विमान यात्रियों की सांसें अटकी रही। बताया जा रहा है कि लाहौर में कम से कम 22 उड़ानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद से आने वाली फ्लाइट PK 6385 सहित 2 आने वाली उड़ानों को भी कराची की ओर मोड़ दिया गया। इस बीच इस्लामाबाद से कराची, स्कार्दू और दुबई जाने वाली PIA की उड़ानें रद्द कर दी गई। और दिल्ली NCR में हुई बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश के चलते कैसे एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। तस्वीरें गाजियाबाद में अंकुर विहार के ACP दफ्तर की है, जो देर रात ढह गई। दिल्ली NCR में देर रात आंधी के साथ भारी बारिश हुई थी, तभी अचानक बारिश के दौरान इस ACP दफ्तर की छत ही ढह गई। हादसे के वक्त सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा दफ्तर में ही सो रहे थे, जो हादसे की चपेट में आ गए और मलबे के नीचे दबने से उनकी मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें किसी तरह से मलबे से बाहर निकाला और तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के बाद वो शनिवार की रात को ऑफिस में ही सो गए थे। इसी दौरान रात करीब 2:30 बजे तेज बारिश के चलते दफ्तर के एक कमरे की छत ही गिर गई। 58 वर्षीय वीरेंद्र कुमार मिश्रा मूल रूप से इटावा के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वो परिवार के साथ दिल्ली में ही रहते थे। हादसे के बाद का ये वीडियो देखिए। कमरे में मौजूद सामान पर छत का मलबा गिरा हुआ दिख रहा है। हादसा क्यों हुआ, क्या निर्माण कार्य में कोई कमी थी या दफ्तर पुराना था, सवाल कई हैं। ऐसे में दफ्तर के निर्माण कार्य की जांच कराना जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ आज पीएम मोदी की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक के आज पूरे दिन चलने की संभावना है। पीएम मोदी के साथ एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में 18 उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य विकसित भारत एट 2047 की रूपरेखा तैयार करना है। साथ ही देश में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के मॉडल पर साझा रणनीति तैयार करना है, जिसके तहत लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को समृद्ध, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब देश में जातिगत जनगणना, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे चल रहे हैं। बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली के अशोका होटल में हो रही इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हैं। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, मेघालय के सीएम कॉनरॉड संगमा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी बैठक का हिस्सा हैं। पीएम मोदी ने आज मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प और बदलते भारत की एक तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भाव से भर दिया है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें
आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। और अब एक गुड न्यूज, भारत ने दुनिया में एक बड़ा मकाम हासिल किया है। आखिरकार जापान को पछाड़ते हुए भारत ने ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में फिर भारत का डंका बज रहा है। इतिहास रचते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने ये जानकारी साझा की। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है जबकि अमेरिकी टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को रोक नहीं सका है। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ था और अब इतिहास रचते हुए भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बहरीन में है और यहां मनामा में इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम मुल्क बताया और कहा कि अब दुस्साहस का अंजाम उनकी सोच से परे होगा। You know the first and last one, and because of that concern, our government has sent us over here and various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world, so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed, and the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 2 की जो टीम है वो यूरोप के दौरे पर रवाना हो गई। इससे पहले रविशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का संकल्प जताया। देखिए बीजेपी से रविशंकर प्रसाद आज से 7 जून तक यूरोप के कई देशों के दौरे पर हैं। उनका प्रतिनिधिमंडल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी के दौरे पर आज रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे अब दुनिया में बेनकाब होंगे। पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत ने आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर कार्रवाई की और उसे कड़ा सबक दिया। उसकी आतंकवाद पस्ती का पर्दाफाश करने के साथ वो दुनिया को बताएंगे कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास रखता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरोपीय देशों के संसदीय शिष्टमंडल के नेता के रूप में मुझे दायित्व दिया है। हम लोग फ्रांस जाएंगे, हम लोग इटली जाएंगे, डेनमार्क जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे और जर्मनी जाएंगे। और हमें स्पष्ट रूप से ये बताना है कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के प्रतिनिधिमंडल में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद
प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस सांसद अमर सिंह भी शामिल हैं। दोनों ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की। ट्रेनिंग से लेकर वेपनाइजिंग से लेकर और संरक्षण तक होती है, चाहे वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो, सभी का इस जड़ जो है पाकिस्तान में मिली है। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमजोर होगा, उनका आतंकिस्तान खत्म होगा। हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए वो बार बार ऐसी कार्रवाइयाँ करती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमारा कुछ लेना देना नहीं। हम एविडेंस के साथ, पूरे प्रूफों के साथ हम सारी दुनिया में जा रहे हैं और बताएंगे कि साहब इस मुल्क को आइसोलेट करना चाहिए और इनको कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं होना चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इनको ये जो टेररिज्म की फैक्ट्री बनी हुई है उसको बंद करना चाहिए। बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी और मुख्य कोऑर्डिनेटर बनने के बाद राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि यूपी में आनंद के हिसाब से बीएसपी की नई टीम तैयार की जा रही है। आकाश आनंद के मुख्य कोऑर्डिनेटर बनने के बाद नए सिरे से टीम बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीएसपी में काम न करने वाले मंडल प्रभारियों को हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। प्रदेश में पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने के लिए अलग 6 महीने तक सदस्यता अभियान भी चलाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले चुनावों में मिली शिकस्त के बाद अब ये सारी कवायद 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है, जिसके बाद विधानसभा और बूथवार संगठन को मजबूत करने में जुटे आकाश आनंद। मंडल स्तर पर 3 से 4 प्रभारियों को जिम्मेदारी। बेहतर काम न करने वाले मंडल प्रभारी को 6 माह में हटाने की चेतावनी। लखनऊ में घनश्याम चंद्र खरवार, शमशुद्दीन राइन, मौजीलाल गौतम को मंडल का प्रभार। झांसी चित्रकूट में लालाराम अहिरवार और प्रयागराज में घनश्याम चंद्र खरवार, राजू गौतम को मंडल का प्रभार। वाराणसी में दिनेश चंद्र, रामचंद्र गौतम, डॉक्टर विनोद कुमार को मंडल का प्रभार। मिर्जापुर में अमरेंद्र बहादुर पासी, गुड्डू राम, विनोद बागड़ी को मंडल का प्रभार सौंपा गया है। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बेंगलुरु और ठाणे से कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत की खबर भी सामने आई। कोरोना के ज्यादातर मामले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कई राज्यों में कोविड एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील की जा रही है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग अलग राज्यों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे की हैं, जहां सिविल हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 40 बेड की व्यवस्था की गई है। ठाणे में कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं और 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट है। सारी व्यवस्था ठीक है, अभी तक कम ही केसेस हुए हैं और माइल्ड केसेस हुए हैं। कोई बड़ी डरने की बात नहीं है। दिल्ली में ज़्यादा है, हरियाणा क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से मेल खाता हुआ है तो शायद फैल सकता है, तो हम बिल्कुल सतर्क हैं। ऑक्सीजन, मेडिसिन सब कुछ हमारी तैयार है और सभी डिस्ट्रिक्ट को सतर्क कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा गया है। और अब एक चौंकाने वाली खबर। लखनऊ के सीबीआई दफ्तर में एक एएसआई पर तीर से जानलेवा हमला हुआ। हालांकि एएसआई की हालत स्थिर है, लेकिन हमलावर के इरादे जानने के बाद पुलिस भी हैरान है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ में सीबीआई ऑफिस का है, जहां दिन दहाड़े एक एएसआई पर धनुष और बाण से हमला कर दिया गया। तस्वीरें हैरान करने वाली है। हैरतगंज इलाके में नवल किशोर मार्ग पर रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा में तैनात एएसआई वीरेंद्र सिंह गेट पर निगरानी कर रहे थे, तभी तीर धनुष लिए एक शख्स वहां धमका। जैसे ही एएसआई ने उससे आगे बढ़ने की वजह पूछी, उसने तीर से हमला बोल दिया। आरोपी के धनुष से निकला तीर सीधे वीरेंद्र सिंह के पेट में लगा और वो जान बचाकर दफ्तर के अंदर भागने लगे। हमलावर के तेवर से पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया। किसी ने उस पर कुर्सी फेंकी तो किसी ने उसे दूर से ही रोकने की कोशिश की। बावजूद इसके आरोपी डरा नहीं, वो आगे बढ़कर फिर हमलावर हुआ। लेकिन इसी बीच एक सीबीआई अधिकारी ने उस पर लाठी से हमला कर दिया। सीबीआई अधिकारी की एक ही बार में आरोपी बेसुध होकर जमीन पर गिर गया और बाकी लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया।
हमलावर की पहचान बिहार के मुंगेर निवासी दिनेश मुर्मू के रूप में हुई है। पता चला है कि 1993 में रेलवे में हुए एक भ्रष्टाचार मामले में उसे सीबीआई ने दोषी माना था, जिसके बाद आरोपी शख्स को रेलवे ने बर्खास्त कर दिया था। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ आज से दुनिया के सामने हाथ फैलाने निकल पड़े हैं। भारत से संघर्ष के दौरान समर्थन करने वाले 4 मित्र देशों की यात्रा पर। आतंकवाद के मसले पर दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से संघर्ष के बाद पाकिस्तान के साथ कौन है, ये भी साफ हो गया है। ऐसे में अब पाकिस्तानी पीएम की उम्मीद उन मित्र देशों से बढ़ गई है। मित्र देशों की सराहना के बहाने मदद की भीख मांगने फिर निकल पड़े हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि पीएम शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। संघर्ष विराम के बाद ये शहबाज की पहली विदेश यात्रा होगी। द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों समेत सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शहबाज शरीफ 29-30 मई को तजाकिस्तान के दुशांबे में ग्लेशियरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि भारत ने 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 11 आतंकी ढांचे नष्ट कर दिए थे, जिसमें 100 आतंकी मारे गए थे। 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर के समझौते पर सहमति बनी थी। और आप देखिए कि हार का जश्न मनाने का जो रिवाज है पाकिस्तान में बनता ही जा रहा है। भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया और उसके बाद पार्टी की गई। ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान मुगालते में जीता है, हार का जश्न मनाता है। पाकिस्तान के भोले भाले लोगों को फटेहाल छोड़कर देश की बर्बादी और अपमान पर खुशियां मनाता है। ये तस्वीरें देख ले दुनिया और देख ले पाकिस्तान। भारत के हाथों बुरी तरह हारने के बाद सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पीएम शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया। आसिम ने इस प्रमोशन के बाद एक पार्टी की, जिसमें पीएम शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गए हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि युद्ध हारकर भी फील्ड मार्शल बनने वाले को आसिम मुनीर कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपने एयरबेसों को भी गंवा चुका है। भारतीय मिसाइलों का जवाबी हमला रोक नहीं पाया। आसिम को हर मोर्चे पर फेल बताया, लेकिन ऐसा जश्न मनाकर वो सच को ढकने की कोशिश कर रहा है। इस पार्टी में राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान का पूरा सरकारी अमला मौजूद था।